ज़िया उल हक साहब के दौर पे। तो तैयारे का हादसा हुआ था और वो 17 अगस्त 1988 में उनकी डेथ हो गई थी, यानी वो शहीद हो गए थे। क्योंकि इसके बाद जो दौर शुरू हुआ था वो जमहूरी दौर था। उसके बाद दौर आया था पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और फिर नून लीग का। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनको कैबिनेट की मीटिंग्स में भी लाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं अपनी उसी पाकिस्तान इकॉनमी के टॉपिक के नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर हूँ और मैं वहीं से टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा जहां मैंने अपनी पिछली वीडियो में छोड़ा था ज़िया उल हक साहब के दौर पे। तो मैं थोड़ा सा आगे बताता चल, ज़िया उल हक साहब का ही कंप्लीट कर लूँ कि वो आपको बताया कि उनके तैयारे का हादसा हुआ था और वो 17 अगस्त 1988 में उनकी, तब आप समझे, तैयारे का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी उस तैयारे के हादसे में डेथ हो गई थी, यानी वो शहीद हो गए थे। तो बेसिकली शहीद होना तो एक है कि वो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस टाइम, लेकिन जो मेन मकसद है पाकिस्तानी इकॉनमी का, क्या आप समझे कि उस टाइम मौजूदा, और सबसे बड़ी बात, उस टाइम उनके साथ यूएस ऑफिशियल्स भी मौजूद थे और पाकिस्तान की मिलिट्री की टॉप पोजीशन होल्डर भी मौजूद थे। तो जब ये पूरा एक ग्रुप ऑफ आई गेस 30 पीपल्स थे, जिसमें 17 ऑफिशियल्स थे और 13 क्रू मेंबर्स, तो ये लोग थे जो उस हादसे में सब के सब वफात पा गए। और इससे पाकिस्तानी इकॉनमी में बड़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो को कनेक्ट किया है कि वो एड ला रहे थे हमें, जो मसले मसाइल थे। अब बात करते हैं 1990s की, यानी वही 1988 के बाद क्या हुआ और 1990s में, क्योंकि इसके बाद जो दौर शुरू हुआ था वो जमहूरी दौर था। उसके बाद आप समझ लें कि हमारे पास जो आज भी मौजूदा पार्टीज हैं, जिनको बार बार कहा जाता है कि वो कहते हैं ना अपनी नस्ली जमहूरियत कर रही हैं, उन वही पार्टीज मौजूद है। उसके बाद दौर आया था पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और फिर नून लीग का। तो पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। 1988 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली दफा इस्लामिक कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी थी और वो 35 साल में बनी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी और सेकंड इस्लामी पहली खातून थी, जो यंगेस्ट पहली खातून थी जो किसी भी इस्लामिक मुल्क की पीएम बनी थी। अब आसान काम नहीं था ना ये उनके लिए, क्योंकि आप समझ लें, मैंने पहले ही बता दिया कि हम कितनी मुश्किल से, यानी हमारी इकॉनमी पे कितना इफेक्ट है इस चीज का। मैंने शुरू से बताया कि पहले एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, और अब हमारा जो दौर था उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रहालत के बाद ये सारा इलेक्शन होना और ये पूरा सिलसिला होना, तो पॉलिटिकली हालात अच्छे नहीं थे। अब बेसिकली ये इलेक्शन में इलेक्ट होकर आई थी चंद वादों के साथ, जैसे हमने भी आजकल देखा है लोग बड़े प्रोमिसेस करते हैं ना, मैं ये कर दूंगा ये, तो इन्होंने भी बड़ा बेहतरीन वादे किए थे अपने उसमें कि मैं, आप समझ लें, इनका एक बेहतरीन नारा है अपने इलेक्शन कैंपेन का कि रोटी कपड़ा और मकान। ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी कहा था कि मैं मिलियंस ऑफ घर महीने में बनाऊंगी, मैं हेल्थ केयर फ्री प्रोवाइड करूंगी, मैं एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करूंगी। लेकिन जब उनकी हुकूमत आई तो उन पे अलग चैलेंजेस थे, और वो चैलेंजेस क्या थे? सबसे बड़ा जो चैलेंज इन्होंने फेस किया था वो था अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी उस टाइम पे मुल्क में बेरोजगारी बहुत नेक्स्ट लेवल थी। और मजीद बात की जाए तो गवर्नमेंट बैंकरप्ट थी, यानी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। तो इन सारे हालात में एक और जो बड़ा मसला था वो था ज़िया उल हक साहब ने जो लोन्स लिए हुए थे बैंक से, वो हाई इंटरेस्ट पे थे। जो हमने डेफिसिट हमारा था, हमने डेट्स लिए हुए थे, वो हाई इंटरेस्ट पे थे और उन्हीं पैसों से मुल्क चल रहा था। तो ये सारे चैलेंजेस थे। उसके बाद जो खुद प्रोमिसेस करके आई थी वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। फिर बेनज़ीर साहिबा ने यही किया, अपनी इकॉनमी की पोजीशन को बेहतर करने के लिए उन्होंने अपने इर्द गिर्द ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करना शुरू किए, जो आज भी होता है, हम देख रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले यही किया कि उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज में, जैसे टाइम लीबिया था, गद्दाफी के पास गए, उनसे मुलाकात की, उनसे ताल्लुकात अच्छे किए। अबू धाबी के प्रिंस से मुलाकात की, शेख जायद साहब से, उनसे अपने रिलेशंस को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया। और रॉयल फैमिली सऊदी से इन्होंने सबसे पहले ये करना शुरू किया कि इससे इकॉनमी को बूस्ट किया जाए ताकि हमें उनसे कोई एड मिल जाए या कोई हमारी इकॉनमी को फायदा हो। पॉइंट सारा क्या था? पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि गवर्नमेंट नहीं बनी थी इनकी। अब नया बंदा जब गवर्नमेंट में आता है, हमने खुद हिस्ट्री देख ली कि उसके साथ मसाइल होते हैं। तो इन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को भी चंद बड़े चैलेंजेस का सामना था। जैसे उस टाइम पे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उन्होंने फतवा लगा दिया था कि वुमेन पावरमेंट इज नॉट अलाउड, यानी आप समझे कि वुमेन की, औरत की हुक्मरानी हराम है, यानी ये फतवे थे और सारे तारीख इसकी गवाह। उसके बाद आप समझ लें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब। बाकायदा मैंने जहाँ से डेटा उठाया है वहाँ ये लिखा हुआ है कोर्ट के साथ कि मिस्टर 10% के नाम से जरदारी साहब जाने जाते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनको कैबिनेट की मीटिंग्स में भी लाती थी, कहते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, मेंबर ऑफ बोर्ड के। लेकिन इससे क्या, इनसे अगर हम बात करें इकॉनमी पे क्या फर्क आ रहा है, देखिए ये वो चीजें हैं जो आपकी हुकूमत को कमजोर करती हैं। अब कमजोरी से आप
ट्रस्ट हटता है। यानी इसकी बेहतरीन मिसाल है ये जो मिस्टर 10% का इल्जाम लगा था वो बीइंग अ करप्शन लगा था। अब जब करप्शन के इल्जामात थे उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उस टाइम के मौजूदा प्रेसिडेंट जिसके पास आज के प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर और उन्होंने साइलेंटली इंक्वायरी शुरू की रिगार्डिंग करप्शन अगेंस्ट जरदारी साहब। उन्होंने जब ये इंक्वायरी बिठाई और चीजें पूछने लगी उससे ये हुआ कि बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को काफी चैलेंजेस मजीद फेस करने पड़े, यानी वो थोड़ी प्रॉब्लम में आ गई। और अगस्त 1990 को उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल राइट इस्तेमाल करते हुए बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। खान साहब ने जो ये अमेंडमेंट यूज की थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन की 8th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आप समझ लें उन्होंने अपना राइट इस्तेमाल किया और उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो गवर्नमेंट है बेनजीर भुट्टो साहबा की वो करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है लॉ ऑर्डर संभालने के लिए। इसकी वजह से उन्होंने उनकी गवर्नमेंट को घर भेज दिया। यानी आप समझ लें मेरे ख्याल से 88 से 90 तक बहुत कम टाइम होता है, 2 साल भी पूरा नहीं रह सकी वो, क्योंकि इलेक्ट हुई और उसके बाद निकाला। तो 2 साल के अरसे में तो बंदे को समझ आता है करना क्या, क्या चेंजेस है क्या, और उनके ऊपर इतने इल्जामात लगे और वो घर चले गए। अब अगर हम बात करें कि फिर खान साहब ने क्या किया, तो खान साहब ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आया। वो दौर में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव था ये इंशाल्लाह मैं आपको इसी सीरीज के अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को लाइक करें और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।